हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपके सामने फिर हाजिर हूं अपनी स्टोरी लक्का वली के मैनीटर का दूसरा पार्ट लेकर। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। फिर खाना वगैरह निपटा कर हम लोग देर तक आदमखोर के बारे में बातें करते रहे। यहाँ तक मैंने आपको सुनाया था। अब इससे आगे अगले दिन सुबह से मेरे पास आदमखोर का पता लगाकर शूट करने के लिए पूरे 5 दिन थे। अब समस्या ये थी कि डिगबर्ड को छुट्टी नहीं मिल सकती थी और वेंकट को भी शूटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और वैसे भी उनके पास कोई बंदूक या राइफल नहीं थी और डाकिए की लाश भी लापता थी। उसको ढूंढने से अब कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला था, क्योंकि अब तक बस हड्डियां ही बची होंगी। वेंकट ने हमें बताया कि उसे अगले दिन दोपहर तक डैम पर वापस जाना होगा। इसीलिए हमने उसी रात मोटर से उसके क्वार्टर यानी डैम तक जाने का फ़ैसला किया। डैम तक पहुंचने के लिए हमें करीब 50 मील की दूरी तय करनी थी और इस दौरान हमें घने और ख़तरनाक जंगलों से गुजरना था। खैर, फिर हमने आखिरी बार रम पी। अब तक आधी रात गुजर चुकी थी और इसी के साथ मैंने अपने दोस्त डिगबर्ड को अलविदा कहा और वेंकट को स्पॉटलाइट को कैसे चलाया जाता है सिखाया, ताकि कार की हेडलाइट के साथ आगे बढ़ते हुए हम जंगल का जायज़ा भी लेते रहें। अभी हम तारकेरे से लगभग 15 मील दूर ही थे कि बगवा कट्टे नाम की जगह पर, जहां सड़क पर बनी एक पुलिया के नीचे से एक वाटर स्ट्रीम गुजरती है और इसके दोनों तरफ घने जंगल, ताड़ के पेड़ और ऊंची ऊंची टाइगर ग्रास उगी हुई है। यहीं पर हमें एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। पुलिया की मुंडेर के साथ लगकर एक शानदार टाइगर खड़ा था और उसे देखने से लग रहा था कि वो ज़रूर सड़क को पार करेगा। मेरी कार की लाइट उस पर पड़ते ही उसने अपना सर कार की तरफ घुमाया तो हेडलाइट के साथ साथ स्पॉटलाइट की रोशनी भी उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी 2 लाल और सफ़ेद आंखें लाइट में सितारों की तरह चमक रही थीं। गाड़ी की तेज़ रोशनी में उसकी धारीदार खाल बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही थी। एकाएक टाइगर पेट के बल सड़क पर बैठ गया। टाइगर और लेपर्ड अक्सर ऐसा करते हैं कि जब उन पर कोई तेज़ रोशनी पड़ती है तो वो ज़मीन से चिपक कर अपने को छुपाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो रोशनी की तरफ घूरते रहते हैं और धीरे धीरे रोशनी से दूर चले जाते हैं। इस टाइगर ने भी ऐसा ही किया था। ज़मीन से सट जाने के बाद धीरे धीरे पेट के बल इसने आगे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया और फिर पुल की छत के पास पहुंचकर टाइगर उसके नीचे छिपने की कोशिश करने लगा। यह सब देखकर वेंकट जोश से भर गया। उसका शरीर कांप रहा था। गोली मारो, वो फुसफुसा कर बोला और फिर तेज़ आवाज़ में यही बात को दोहराने लगा। उसके इस तरह बड़बड़ाने की आवाज़ें टाइगर ने सुन ली और उसने नदी में छलांग लगा दी और पुल के नीचे से गुजरते हुए हमें उसके गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दी। जब वो हमारी बाईं तरफ मौजूद खजूर के पेड़ों और घास में गायब हो गया तो मुझे वेंकट सुब्बा राव की आंखों में आंसू दिखाई दिए। वो मुझे नफ़रत की निगाहों से देख रहा था। उसके होठ काँप रहे थे। एक पल को मुझे लगा कि वो दहाड़े मार मार कर रोने वाला है। अब मैंने उसे जल्दी से समझाना ही ठीक समझा और उससे कहा कि सभी टाइगर आदमखोर नहीं होते हैं और इस वक्त हम जहाँ पर हैं वो इलाका उस आदमखोर का नहीं है और जिस टाइगर को हमने देखा है वो आदमखोर नहीं था। इसने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था और इसके अलावा सड़क के किनारे स्पॉटलाइट की मदद से किसी टाइगर को गोली मारना नियमों के खिलाफ है। हालांकि काफ़ी सारी समझाइश के बाद भी मुझे विश्वास नहीं था कि वो हमारी बातों से सहमत हुए या फिर वो हमें एक महाबेवकूफ़ समझ रहे थे। फिर इसके बाद जब तक हम डैम तक नहीं पहुंच गए उन्होंने एक शर्मनाक चुप्पी बनाए रखी। डैम पर पहुंचकर उनकी ये चुप्पी टूटी और इसकी वजह यह थी कि डैम के चौकीदार ने उन्हें बताया कि उनमें से एक चौकीदार को टाइगर उठाकर ले गया। मरने वाला चौकीदार जब डैम से गया था तो उसने कहा था कि साहब को बता देना कि कल से मैं काम पर नहीं आऊँगा। यह वाक़या सुनकर वेंकट समझ गए कि मैंने उन्हें जो रास्ते में समझाया था वो सही था, क्योंकि अगर वो आदमखोर था तो चौकीदार को कौन ले गया। खैर, फिर वेंकट ने मुझसे कहा कि आप कुछ खाना खा लें, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि हमको थोड़ा सो जाना चाहिए, क्योंकि हमें सुबह 6 बजे से अपना काम शुरू कर देना है। वेंकट मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया जिसमें एक आरामदायक बेड लगा हुआ था और फिर कुछ मिनटों में ही हमें नींद आ गई।
सुबह होते ही मैं वेंकट और 3 मजदूरों को साथ लेकर उस तरफ रवाना हुआ जहां से आदमखोर चौकीदार को उठाकर ले गया था। ये जो 3 मजदूर जिन्हें मैं साथ लाया था, ये घटना के समय उस चौकीदार के साथ ही जा रहे थे। चौकीदार रास्ते में इनसे थोड़ा पीछे चल रहा था। ये चारों डैम की दीवार जो कि आधी बनी हुई थी उसके साथ साथ चल रहे थे। आगे पानी निकालने के लिए एक गेट बन रहा था, तो यहाँ पर उन्हें इसे फलांग कर आगे बढ़ना था कि तभी अचानक उन्हें एक दर्द में डूबी हुई इंसानी चीख सुनाई दी। उन्होंने फ़ौरन पीछे घूम कर देखा तो चौकीदार गायब था। अभी वो इधर उधर देख ही रहे थे कि उन्हें टाइगर के जबड़ों में जकड़ा हुआ चौकीदार दिखाई पड़ा और टाइगर उसे लेकर उसी ढलान पर चढ़ रहा था जहाँ से ये लोग बस कुछ लम्हों पहले उतर कर आए थे, और फिर कुछ ही लम्हों में टाइगर उनकी आंखों से ओझल हो गया। अब टाइगर के चले जाने के बाद इन तीनों ने गांव की तरफ दौड़ लगा दी और वहां सबको घटना के बारे में बताया, और इसके बाद वो इंजीनियर के बंगले पर पहुंच गए। लेकिन किसी ने भी चौकीदार को बचाने या टाइगर का पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की। जब मैंने घटनास्थल का मुआयना किया तो मुझे सारी कहानी समझ में आ गई। ऐसा नहीं था कि टाइगर ने वहां छुपकर या घात लगाकर इन मज़दूरों का इंतज़ार किया था, बल्कि वो वहां से कुछ दूर था। जब उसने इन मज़दूरों को आते हुए देखा, फिर उसने दबे पांव इनका पीछा किया, क्योंकि नरम मिट्टी पर उसके पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे। टाइगर ने चौकीदार के ऊपर छलांग लगाई थी, जो कि ढलान से उतरने वाले आदमियों की लाइन में आखिरी आदमी था। ऐसा लगता था कि बेचारा चौकीदार चीख मारते ही मर गया था। जिस जगह पर हमला हुआ था वहां ज़मीन पर कोई निशान मौजूद नहीं थे, जिससे पता चलता था कि आदमखोर ने अपने शिकार को वहां से उठाने और भागने में कोई देरी नहीं की थी। हमें आदमखोर द्वारा छोड़े गए पगमार्ग दिखाई दे रहे थे। जब वो डैम को पार करने के बाद भाग रहा था तो एक जगह खड़ी ढलान को पार करने के दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया था और वो फिसल कर एक मिट्टी के ढेर पर गिरा था, क्योंकि मिट्टी में उसके चारों पैरों से बनी गहरी खाइयाँ नज़र आ रही थीं कि जब उसने अपने फिसलने को रोकने के लिए अपने पंजे मिट्टी में धंसाए थे। यहाँ पर शायद उसकी पकड़ मरे हुए आदमी पर ढीली पड़ गई थी, क्योंकि जब आदमखोर ने उसे दोबारा उठाया तो उसने ढलान के बाकी हिस्से और फिर आगे जंगल में खून के निशान छोड़ दिए थे। लेकिन उन निशानों का पीछा करना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि झाड़ियाँ काफ़ी घनी थीं और बारिश भी अभी हाल में ही हुई थी और कहीं कहीं खून के निशान गायब भी हो गए थे। लेकिन घास फूस के कालीन का चमकीला हरा रंग खून की बूंदों के चमकीले लाल रंग के साथ मिलकर कुछ दूरी तक हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। आदमखोर अपने शिकार को लेकर पश्चिम की तरफ काफ़ी दूर निकल गया था। वो लक्कावली गांव से लगभग आधा मील आगे एक तीखे मोड़ से सड़क को पार करके लाल बाग की तरफ जा रहा था। अब मुझे फ़ौरन शक होने लगा कि आदमखोर ज़रूर इस एरिया की किसी गुफा में रहता होगा, और आगे जाकर हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फायर लाइन क्रॉस कर ली। अब हम पूरी तरह लाल बाग के जंगल में घुस चुके थे। हालांकि अभी तक हम बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब उसको ट्रैक करना मुश्किल होता जा रहा था। इसकी वजह यह थी कि अब मज़दूर की लाश का खून जम चुका था और उसने बहना बंद कर दिया था, और कुछ जो छोटी छोटी बूंदें गिर भी रही थीं वो काफ़ी दूर दूर गिर रही थीं और पगमार्ग भी दिखाई देना बंद हो गए थे। इसका असर ये हुआ कि हमारे आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ गई और मुझे ये डर सताने लगा कि जल्दी ही हमारे आगे बढ़ने का रास्ता ख़त्म हो जाएगा। और फिर 10-15 मिनट बाद जिसका मुझे डर था वैसा ही हुआ। अब तक मज़दूर को आदमखोर द्वारा उठाए हुए 12 घंटे बीत चुके थे और रात की ताज़ी हवा गिरती हुई ओस के साथ खरपतवार, घास और झाड़ियों के झुके हुए तने को फिर से ऊपर उठा रही थी, जिन्हें आदमखोर ने वहां से गुजरते हुए रौंद दिया था। इस वजह से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि आदमखोर शिकार को लेकर किस दिशा में गया है। वेंकट और दूसरे साथ के लोग बुरी तरह निराश थे और मेरी खुद की हालत भी ऐसी ही थी। हालांकि उस सुबह एक अहम जानकारी हमारे हाथ लगी थी, क्योंकि ये तो साफ पता चल रहा था कि आदमखोर लाल बाग के इलाके के अंदर किसी गुफा या और किसी जगह पर अपना ठिकाना बनाए हुए था, जैसा कि मुझे शुरू से ही संदेह था। और क्योंकि वो अपने शिकार को पहले ही बहुत दूर ले आया था, तो उसका ठिकाना उस जगह से बहुत दूर नहीं होना चाहिए जहाँ पर उसके निशान मिलना बंद हो गए थे। फिर यही सब सोचकर मैंने गांव वालों से आसपास किसी गुफा के होने के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी भी ग्रामीण को
किसी गुफा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद मैंने उनसे लोकल फॉरेस्ट गार्ड के बारे में पूछा तो पता चला कि गार्ड तारकरे में फॉरेस्ट हेडक्वार्टर गया हुआ है और अगली सुबह तक ही वापस लौटेगा। मैंने समय ख़राब ना करते हुए वेंकट को कार की बगल वाली सीट पर बिठाया और तारकरे की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि आदमखोर के छिपने की जगह के बारे में जो कीड़ा मेरे दिमाग में कुलबुला रहा था उसे शांत करना ज़रूरी था। खैर, फिर आधे घंटे के सफ़र के बाद हम डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस तारकरे पहुंच गए, जहां हमें न सिर्फ वो गार्ड मिल गया जिसकी हमें तलाश थी, बल्कि सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंजर वगैरह भी मिल गए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने लाल बाग के जंगल में आदमखोर का पीछा किया था, लेकिन आगे उसके निशान खो जाने की वजह से उस तक नहीं पहुंच सके। तो क्या वो हमें बता सकते हैं कि उस इलाके में कोई गुफा या फिर कोई ऐसी जगह है जहां आदमखोर टाइगर अपना घर बना सकता है? मेरी बात सुनकर डीएफओ ने रेंजर की तरफ देखा और रेंजर ने अपने गार्ड की तरफ, और फिर गार्ड ने अपने पीछे नज़रें दौड़ाईं और फिर सब इसी तरह आगे पीछे। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि इस इलाके में कोई गुफा है श्रीमान एंडरसन, डीएफओ ने घोषणा की। अब परेशानी ये थी कि उन्होंने तो गुफा के होने से इनकार कर दिया था और इधर मेरे दिमाग का कीड़ा बराबर कुलबुला रहा था। उसे कैसे शांत किया जाए? फॉरेस्ट गार्ड, जो कि नंगे पैर खड़ा अपने एक पैर से दूसरे पैर को खुजा रहा था, उसने रेंजर की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो शैतान मुन्नेश्वरा मंदिर में छुपा हो सकता है। रेंजर हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुन्नेश्वरा मंदिर? और फौरन ही डीएफओ ने तेज़ आवाज़ लगाई, मुन्नेश्वरा मंदिर? बेवकूफ़, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो खुशी से फटे जा रहे थे। ज़रूर वो टाइगर उसी मंदिर में होगा। खैर, फिर जब जज्बात शांत हो गए तो उन्होंने हमें बताया कि वो एक प्राचीन मंदिर है जो अब लगभग खंडर की सूरत में लाल बाग के इलाके में मौजूद है, और गार्ड के हिसाब से जिस जगह हमें टाइगर के निशान मिलना बंद हो गए थे वो जगह इस खंडर के काफ़ी करीब थी। गार्ड ने बताया कि उस मंदिर के अंदर का कक्ष थोड़ा बहुत धंस गया था, लेकिन टाइगर को वहाँ रहने के लिए काफ़ी जगह थी। फिर गार्ड को लेकर हम वापस लक्कावली गांव की तरफ चल दिए। हमारी गाड़ी के पीछे डीएफओ, रेंजर और कई गार्ड सरकारी जीप में चल रहे थे, क्योंकि वो भी इस ऑपरेशन में शामिल होना चाहते थे। हालांकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जब आदमखोर को मारने का समय आएगा तो वो गांव चले जाएंगे और हमें परेशान नहीं करेंगे। लक्कावली पहुंचते पहुंचते दोपहर के खाने का वक्त हो गया था, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ बुखार सा महसूस हो रहा था तो मैंने खाना खाने का इरादा छोड़कर गार्ड को साथ लिया और पैदल ही पुराने मंदिर के खंडरों की तरफ निकल पड़ा। इस दौरान हम उस जगह से भी गुजरे जहां हमने खून के निशानों को खो दिया था, और फिर लगभग 1 मील की दूरी तय करने के बाद एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां ज़मीन ढलान की शक्ल लिए हुए थी और ज़मीन के इस टुकड़े पर घनी झाड़ियां और घास उगी हुई थी, और इन्हीं झाड़ियों और पत्तों के बीच से झांकते हुए एक छोटे मंदिर के भूरे खंडर हमें दिखाई दे रहे थे। मैंने फ़ौरन गार्ड को एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने और वहीं बैठे रहने को कहा, जिसे करने में उसने ज़रा भी देर नहीं की। इसके बाद मैं अपने आप को झाड़ियों में छुपाते हुए बगैर कोई आवाज़ किए सावधानी के साथ आगे बढ़ा। तेज़ धूप चारों तरफ फैली हुई थी और मुझे कोई जल्दी नहीं थी। अचानक मुझे याद आया कि मैं गार्ड से ये पूछना तो भूल ही गया कि मंदिर का मुंह किस दिशा में है, और ये जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं सामने से जाकर उसको चौंकाना नहीं चाहता था और ऐसा करना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक ना होता। और ये भी हो सकता था कि मैं मंदिर के पिछले हिस्से को देखता रहूं और आदमखोर मंदिर के सामने के हिस्से से खिसक जाए और फिर घनी झाड़ियों की आड़ में इधर उधर घूमकर पीछे से मुझ पर हमला कर दे। खैर, फिर करीब पहुंचकर मुझे वो रास्ता दिखाई दिया जो मंदिर के गर्भगृह की तरफ जाता था। इसका मुंह मेरी दाहिनी तरफ था और मंदिर के मलबे की वजह से काफ़ी हद तक बंद हो गया था, और बस थोड़ी सी जगह ऐसी बची थी जिससे टाइगर अंदर या बाहर आ जा सकता था। मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही थी। अब मुझे बस इतना करना था कि ज़मीन पर रेंगते और छुपते हुए वहाँ तक पहुँचना था और टाइगर के मंदिर में जाते या निकलते हुए उस पर गोली चलानी थी। मैं यही करने के लिए आगे बढ़ा और धीरे धीरे मंदिर के बाहर एक कोने में बने चौक तक पहुँच गया, और मुझे लगा कि ये चौक ही मेरे छुपने और घात लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि आदमखोर के बाहर आने पर यही चौक हमें उसके हमले से सुरक्षित भी रखेगा।
क्योंकि नॉर्मली वो अपने राइट फॉरवर्ड पर चार्ज करेगा और अपने करीब दाएं या बाएं देखने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन एक अड़चन थी, वो ये कि अगर मैं मंदिर के कोने में बने चौक में छुप गया तो आदमखोर को मेरे पीछे मंदिर के दूसरे कोने में छिपने और फिर मौका पाकर झपट पड़ने से कैसे रोक पाऊंगा। हालांकि मेरा अंदाज़ा ये था कि इस वक्त टाइगर मंदिर में नहीं है, लेकिन हो सकता था कि वो किसी झाड़ी के पीछे से हमें देख रहा हो। खैर, फिर इसके बाद मैंने मंदिर के प्रवेश द्वार से रेंगते हुए कुछ फीट अंदर जाने और दीवार के सहारे लगकर खड़ा होने का फ़ैसला किया। कम से कम ऐसा करने से मुझ पर पीछे से होने वाले हमले को रोका जा सकता था और मैं यहाँ से सामने की तरफ देख भी सकता था। अब अगर आदमखोर यहाँ पर है तो उसे बाहर की तरफ निकालने का वक्त आ गया था और मुझे ये ख्याल रखना था कि ना तो वो डर जाए और ना ही गुस्से में आ जाए। इसीलिए मैं दूर से टाइगर की आवाज़ की नकल करते हुए कर्राहने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी। मैं एक बार फिर कर रहा और फिर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर मैंने तीसरी बार ज़ोर ज़ोर से कर्राहने की आवाज़ें निकाली ताकि अगर वो कहीं दूर भी हो तो भी सुन ले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मुझे यकीन हो गया कि आदमखोर मंदिर में नहीं है। इसके बाद मैंने कोने के चारों ओर बड़े ध्यान से अपनी नज़रें दौड़ाईं और मेरे अंदर हिम्मत पैदा हो गई और मैं झुकते हुए मंदिर में दाखिल हो गया। वहाँ पर फैली एक भीनी भीनी खुशबू ने मेरा स्वागत किया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर फैली हुई धूल में टाइगर के पगमार्क नहीं दिखाई दिए और ना ही वहाँ कोई मानव अवशेष ही था और ना ही टाइगर, बल्कि ऐसा लगता था कि महीनों से यहाँ कोई टाइगर नहीं आया था। कुल मिलाकर बात एकदम साफ थी कि मुन्नेश्वरा मंदिर आदमखोर के छिपने का ठिकाना नहीं था। हमारी सारी मेहनत बेकार गई थी। हम इतना निराश थे कि मेरे दोस्त वेंकट ने मेरे और अपने लिए जो दोपहर का भोजन तैयार किया था वो डीएफओ और रेंजर अल्बा को खिला दिया और जो कुछ बच गया उसे फॉरेस्ट गार्ड हजम कर गया। खैर, फिर थोड़ी देर बाद हम सब वेंकट के बंगले के बरामदे में तख्त पर बैठे गप्पे हाँक रहे थे। इसी बीच मैंने उनसे टाइगर का पीछा करने में देरी होने का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और अपनी बातों में मशगूल रहे। मेरे लिए समय की बहुत वैल्यू है, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कद्र भारत में कोई नहीं करता और ना ही कभी करेगा। तभी हमें दोपहर की तेज़ धूप में एक चरवाहा अपनी भैंसों को खींचते हुए हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। शायद वो आदमखोर के डर से अपने मवेशियों को जंगल ले जाना नहीं चाहता था, जबकि इंजीनियर के क्वार्टर के कंपाउंड में भी अच्छी खासी घास वगैरह मौजूद थी, तो उसने अपने जानवरों को यहीं चराना ठीक समझा। उस वक्त मैं अपना पाइप पी रहा था और उसके धुएं और गंध ने उसका ध्यान मेरी तरफ खींचा और वेंकट के सिगार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेरे दो दोस्तों के सिगरेट पीने के बाद चरवाहे की हिम्मत बढ़ गई और हमारे पास आकर सिगरेट मांगने लगा। डीएफओ ने एक सिगरेट उसे थमा दी। इसके कुछ देर बाद हम बंगले की तरफ चले गए। वहाँ पर हमने चरवाहे को फॉरेस्ट गार्ड के साथ बातचीत करते हुए देखा। इसके कुछ मिनट बाद फॉरेस्ट गार्ड मेरे पास आया। वो बहुत खुश था, लेकिन सीनियर ऑफिसर की बातचीत में दखल देने से झिझक रहा था। फिर वो बहुत संकोच के साथ बोला कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बुरा ना मानें। मुझसे उस चरवाहे ने बताया कि मुन्नेश्वरा मंदिर से 1 मील आगे एक ओवरहैंगिंग चट्टान है जिसके नीचे टाइगर के आराम करने लायक काफ़ी जगह हैं और उसका कहना है कि एक दिन शाम को जब वो अपनी भैंसों के साथ उधर से लौट रहा था तो उसने उसी चट्टान के ऊपर टाइगर को धूप सेकते हुए देखा था और इससे पहले कि टाइगर उस तक पहुंचता वो वहां से भाग खड़ा हुआ और उसके जानवर भी उसके पीछे पीछे भाग लिए। उसका कहना है कि उस दिन उसे दोबारा ज़िंदगी मिली थी। ये जानकारी मिलते ही हमने बग़ैर देर किए चरवाहे को बुलाया और उससे बारीकी से पूछताछ की। उसका जवाब बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि गार्ड ने अभी हमें बताया था। बस एक नई बात यह थी कि उसे यकीन था कि जिस टाइगर को उसने देखा था वो और आदमखोर एक ही जानवर थे। खैर, फिर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टाइगर उस समय आदमखोर नहीं बना था, मैं कुछ मिनट की तैयारी के बाद फिर से रास्ते पर था। फॉरेस्ट गार्ड बहुत ही बेमन से हमारे साथ था, लेकिन चरवाहा खुशी खुशी हमारे साथ चल रहा था। उस वक्त 4:30 बज रहे थे जब हम मंदिर के पास से गुजरे और 5 बजे के करीब चरवाहे ने मुझे सामने की तरफ इशारा किया। हमसे करीब 200 गज आगे ऊपर ज़मीन पर थोड़ा सा उभार था।
जहां एक झुकी हुई चट्टान नजर आ रही थी। चरवाहे ने हमें बताया कि जहां पर हम खड़े हैं वहां से जंगल के कारण उसे सही से देख नहीं सकते। फिर जब मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा कि चट्टान ने नीचे की तरफ लटकते हुए एक गुफा जैसी बना दी है और उसमें घुसने का रास्ता ज़मीन से बस 2 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं था। मैं समझ गया कि ऐसा मानसून के दौरान बारिश के पानी के बहाव की वजह से हुआ है, क्योंकि गुफा बहुत गहरी नहीं थी। उस दिन चरवाहा बिल्कुल उसी जगह से गुजरा था जहां इस वक्त हम खड़े थे। एक बार फिर मैंने अपने साथियों को पेड़ पर चढ़ने और मेरे लौटने तक वहीं बने रहने को कहा। उस दिन दूसरी बार मैं पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ा। इस बार मुझे घने जंगल से गुजरना पड़ रहा था। मुझ पर पीछे से हमला ना होने पाए, इसीलिए मैंने अपने पीछे और दाएं बाएं देखा, मगर वहाँ एक खौफनाक सन्नाटे के सिवा कुछ न था। मैं अपना हर कदम बढ़ाने से पहले नीचे की तरफ देखता, क्योंकि किसी भी हालत में मुझे ऐसे पत्तों या टहनी पर पैर नहीं रखना चाहिए जो खड़खड़ा सकें। कभी कभार मेरी सारी सावधानियों के बाद भी मेरे शरीर का कुछ हिस्सा किसी झाड़ी से टकराया और हल्की सी रगड़ की आवाज़ भी आई, और मैं खुद से कह उठा कि खबरदार, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना टाइगर आवाज़ सुन लेगा। हालांकि अब मैं चट्टान के बिल्कुल पास पहुंच चुका था, लेकिन सामने की झाड़ियों की वजह से उस जगह को साफ साफ नहीं देख पा रहा था जहां चरवाहे ने टाइगर के लेटा होने का जिक्र किया था। फिर कुछ मिनट के लिए रुककर मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी कुछ आवाज़ सुनने की कोशिश करूं। मैंने अपने कान गुफा की तरफ लगा दिए, मगर कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ कदम और मैंने अपने आप से कहा और नीचे देखा। सामने कोई पत्ता या टहनी या ढीला पत्थर नहीं था। मेरे लिए आगे बढ़ना सुरक्षित था। मैंने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अपनी दाईं तरफ मौजूद एक कांटेदार झाड़ी पर मेरा ध्यान नहीं गया और उसके कांटों ने अपना काम कर दिया। मेरी पतलून उन कांटों में फंस गई और कुछ लम्हों बाद एक झटके के साथ उससे छूटी। और इससे पहले कि मैं अनुमान लगा पाता कि यह आवाज़ टाइगर ने सुनी होगी या नहीं, टाइगर की छठी इंद्री ने उसे खतरे की सूचना दी कि यह आवाज़ किसी पंछी, खरगोश या किसी और छोटे जानवर की नहीं है जो नज़रों से छुपते हुए आ रहा है। आदमखोर को मालूम था कि कोई भी जिंदा जानवर जो उड़ सकता है, चल सकता है या रेंगता है, उसकी मौजूदगी में इधर आने की हिम्मत नहीं करेगा। इसीलिए ज़रूर ये कोई दुश्मन है। अब उसने बग़ैर देरी किए अपने मुंह से वुफ वुफ की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और उसकी दहाड़ें जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। एकाएक मेरे सामने की झाड़ियों को चीरता हुआ उसका सर बाहर आया और आखिरी हमला करने से पहले वो एक पल के लिए रुका। शायद उसे ये उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान उसे देखने के बाद भागने के बजाय उसका मुकाबला करेगा। उसके पंजे और सर ज़मीन से लगा हुआ था और उसकी दुम पीठ के साथ चिपकी हुई थी। और फिर अगले ही लम्हे उसने मेरी तरफ छलांग लगाई और मेरी राइफल से निकले एक के बाद एक 2 शोलों ने उसकी खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया। फिर मैंने तेज़ी के साथ एक तरफ छलांग लगा दी, क्योंकि किसी टाइगर को सामने से गोली मारने के बाद फ़ौरन सामने से हटना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 99% चांस होते हैं कि वो सीधा आपके ऊपर आकर गिरेगा। भले ही अगले पल वो मरने वाला हो, और एक मरता हुआ टाइगर भी आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और इस टाइगर ने भी वैसा ही किया था जैसा कि मैंने सोचा था। और फिर मैंने उसके कंधों के पीछे 2 गोलियां और उतार दी। वो फ़ौरन मुड़ा और फिर वहीं पर गिरकर तड़पने लगा। वो काफ़ी बूढ़ा जानवर था जो शिकार करने की उम्र पार कर चुका था। जिस मज़दूर की लाश को हम तलाश कर रहे थे, उसकी हड्डियां गुफा के रास्ते पर बिखरी पड़ी थीं। उसका सारा मांस पूरी तरह खा लिया गया था और लाल चींटियां मांस के उन छोटे टुकड़ों को खा रही थीं जो अभी भी हड्डियों से चिपके हुए थे। खैर, इसके बाद हम तीनों बिना किसी डर या खौफ के अंधेरे में बंगले लौट आए, क्योंकि आदमखोर तो मारा जा चुका था। बंगले पर एक दावत का इंतज़ाम किया गया था, जिसका खाना खाकर मेरा पेट ख़राब हो गया और मैं सोने चला गया। और मंदिरों से बाहर निकलते शेरों के सपने मुझे रात भर परेशान करते रहे। अगली सुबह मैंने वेंकट सुब्बा राव और वन विभाग के अपने दोस्तों से विदा ली और मैं सुबह 9 बजे संतावेरी पहुंच गया। यहाँ डिगबर्ड ने हमें दोपहर का खाना साथ खाने की पेशकश की, लेकिन मैंने मना कर दिया।
मैंने यहाँ पर रम पी, हालांकि मेरा पेट अभी भी गुड़गुड़ा रहा था। फिर 4 बजे तक मैं अपने घर पहुँच गया। मैंने अपना मिशन समय रहते पूरा कर लिया था। दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हुई। इसका पहला पार्ट मैंने कल यानी डाला था, तो आज ये दूसरा पार्ट हो गया और ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए, और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करें और इस पर कमेंट्स करें, लाइक करें हमारी स्टोरीज़ को, ताकि हमें इससे हौसला मिले और हम और बेहतर काम कर सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर आपके साथ किसी और स्टोरी के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। जय भारत, जय हिंद।